वेलकम टू KBCIS एकेडमी। ओके, शुरू किया जाए। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? और आप लोगों ने राइट किया था, है ना? आप मुझे क्या दिखा सकते हैं? आपने लिखा, ये लिखा था आपने, कुंदन जी? हाँ, अरे नहीं, आपको लिख हाँ, नहीं तो आप लिख कर ही जाएंगे यहाँ से, ठीक है? सॉरी, आंसर आपने लिखा, आप मुझे दिखाइए। ओके, economics is the branch of social science that studies production and distribution and consumption of goods and services. इकोनॉमी इज, अब एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हम क्या ऐड कर सकते हैं? एग्जाम्पल में कुछ भी ऐड कर सकते हैं जिसका प्रोडक्शन हो रहा हो। एग्जाम्पल में कर सकते हैं कि जैसे बोतल बोतल का प्रोडक्शन हमने किया, अब होटल के प्रोडक्शन करने के बाद उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और मार्केट में जनता उसको कंज्यूम करती है। तो दूसरा कहता है इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच पीपल प्रोड्यूस प्रोड्यूस इकोनॉमी इज अ वे टू कंट्री। ये तो डेफिनेशन ही है, डिमांड कंज्यूमर, ठीक है, डिमांड कंज्यूमर ठीक है। अब इसमें एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। अब सुटेबल एग्जाम्पल में हम इसको कहानी बनाएंगे कि कैसे मार्केट में डिमांड क्रिएट होता है। जैसे उदाहरण के लिए बताया था ना कि अगर जनता के पास में पैसे नहीं होंगे, if people have no money, is it possible that demand will create in the market? क्या ये संभव है कि मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा? होगा क्या? नहीं होगा। आप दिखाइए, आपने अलग, हाँ, इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच डील विद द प्रोडक्शन, ठीक है। इट इज द फंडामेंटल बेसिक थ्योरी विच सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। इकोनॉमिक इज द वे टू कंट्री, ठीक है। ठीक है। अ बुक इज अ कॉमन, हाँ, अ बुक इज अ कॉमन अमॉन्ग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, बट एवरी स्टूडेंट डज नॉट गेन इक्वल मार्क्स इन द क्लास, जस्ट लाइक अ सिनेरियो इकोनॉमिक्स इज अ फंडामेंटल थ्योरी, ठीक है, ठीक तो है। देखो, किताबी कीड़ा से बाहर निकलो। जब तक आप सोचना नहीं सीखोगे ना, तुम बीपीएससी के एग्जाम या यूपीएससी के एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना? सोचना सीखना है। तो कभी भी आंसर जो है किताबी आंसर नहीं लिखना है। आपके मन में देखो, जब तक आप इसकी शुरुआत नहीं करेंगे ना, तब तक ये आप स्टार्ट नहीं कर पाए। शुरुआत जब तक नहीं होगा तब तक आप बेहतर लिख नहीं पाएंगे। अच्छा बताओ, पानी में सिंपल सी बात है, तैरने के लिए तो पानी में उतरना पड़ेगा ना, तभी तो स्विमिंग सीख पाएंगे, है कि नहीं? तो हमें कहीं ना कहीं अपनी भाषा में, अपनी चीजों में, और जितना आसान भाषा में लिख सकते हैं उतना आसान भाषा में। तो कुंदन जी, मैं आपके पास बैठ करके लिखवाऊंगा, जैसे भी लिखना है आप लिखना, लेकिन लिखना है क्या क्या सोच सकते हैं। मैं आपको, देखो कैसे सोचा जाता है, मैं आपको सिखा दूंगा सोचना। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ये इकोनॉमिक्स हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया था, ये पढ़ लिया था ना, है ना? अब यही पढ़ा था, इकोनॉमिक सिस्टम को इसी तरीके से आपने समझ लिया था, है ना? कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या था सर? इकोनॉमिक सिस्टम में कंट्री प्रोड्यूस करता है, या इकोनॉमिक सिस्टम एक वे है जहां पर एक अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम है, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हमको प्रोड्यूस करना है। अच्छा ये बताओ, अभी हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? आपको सर्विस सेक्टर है कि नहीं? टीचिंग इज अ सर्विस सेक्टर। तो अभी मैं आपको क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं? सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। कल का आप ऑफिसर बनेंगे, और जब कल का ऑफिसर बनेंगे तो जाहिर सी बातें हैं कि सर्विसेज होगा कि नहीं होगा, है ना? हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे? एक बेहतर शिक्षा को देख करके उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है ना? किसके लिए? तो आपके लिए, देश के लिए, जीडीपी के लिए, जीएनपी के लिए। कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं आसान भाषा में। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था, पढ़ा था।
नहीं पढ़ा था, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स क्या है, पढ़ लिए थे ना हम लोग। अब बताइए इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ मनी। नहीं, अभी कल तो लिखा है इकोनॉमिक्स इज अ, हाँ, सोशल साइंस, डील विथ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एंड एरिया ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विसेज विथ मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, लाइक दैट। ऐसे समझिए कि हम कह सकते हैं एरिया ऑफ प्रोडक्शन, ये देखो, ये एरिया ऑफ प्रोडक्शन, ये एरिया कौन सा एरिया है, इंडिया है कि नहीं। ये एरिया कौन सा है, ये एरिया कौन से है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के एरिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये किसका, पाकिस्तान का सिस्टम हो गया। इंडिया के एरिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम हो गया। इसीलिए पूरी दुनिया का इकोनॉमी सिस्टम अलग अलग होता है। भारत की इकोनॉमी अलग है किससे, रशिया से। चाइना की इकोनॉमी अलग है किससे, पाकिस्तान से। पाकिस्तान की तो इकोनॉमी ही नहीं है क्या। अमेरिका की इकोनॉमी अलग है किससे, यूके से। पूरी दुनिया की इकोनॉमी अलग अलग। आप ही बताओ भारत कितने नंबर पर है। अगर पूरी दुनिया में इकोनॉमी सबका अगर ठीक एक होता तो सबके बराबर होते ना। आप समझे कि नहीं समझे। आज हम कहते हैं कि इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इंडिया जो कितने नंबर पर है, पांचवें नंबर पर भारत है। भारत कितने नंबर पर इकोनॉमी में है, पांचवें नंबर पर है भारत। यूके, ना 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 ना, पहले नंबर पर अमेरिका है। देखो इकोनॉमी की बात करो, भारत पॉपुलेशन में नंबर वन पर है साहब, कैसे भूल गए आप। देखो ऐसे समझो, एरिया वाइज, दूसरा बात इकोनॉमी सिस्टम के बेस के आधार पर, पॉपुलेशन। तो देखो अगर हम भारत के बारे में चर्चा करते हैं, भारत यहां मान लेते हैं इंडिया, तो इंडिया एरिया वाइज कितने नंबर पर, सातवें नंबर पर। पूरी दुनिया में भारत कितने नंबर पर, सातवें नंबर पर। किस वाइज, एरिया वाइज। इकोनॉमी में कितने नंबर पर, पांचवें नंबर पर। यानी कि पैसे कौड़ी, इकोनॉमी का मतलब सिंपल सी बात है। पॉपुलेशन की बात करें तो कितवें नंबर पर, यहां पर हमारा रेट अच्छा है, पहले नंबर पर। यहां पर रेट अच्छा है, ईश्वर की कृपा से हम नंबर वन पर हैं। तो भारत की जनसंख्या में माता पिता का कोई रोल नहीं होता है, बच्चे भगवान के देन हैं, माँ बाप का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। तो भारत इकोनॉमी में कितने नंबर पर, आप बताओ। देखो ना एरिया भारत के पास कितना है पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का एरिया कितना है भारत के पास, 2.4%। पूरी दुनिया का जो भारत देश है ना, पूरी दुनिया में भारत के पास जमीन कितना है, मात्र 2.4%। और इकोनॉमी भारत का कितना है, 3.9 ट्रिलियन। और जनसंख्या अप्रोक्सीमेटली कितना है, 142 करोड़, यानी 1.2 बिलियन। सोचो, ये वाला फीलिंग रेलवे जो जनरल डब्बा होता है ना ट्रेन का, ये वाला फीलिंग आता है। इतना जनसंख्या है, यानी हम पहले नंबर पर जनसंख्या में कौन है, भारत। पहले नंबर पर इकोनॉमी में कौन है,
ओके, अब देखो सोचो, एरिया वाइज में नंबर वन पर कौन, यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टि से क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में नंबर वन पर कौन, रशिया। रसिया रसिया नंबर वन पर क्षेत्रफल में। रसिया ही नंबर वन पर क्षेत्रफल में क्यों है, क्योंकि रसिया के पास, रसिया और चाइना दो ऐसे देश हैं जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी यानी कि विस्तारवाद की नीति उसके पास है। कौन सी नीति, विस्तारवाद की नीति अपनाता है। विस्तारवाद की नीति यानी कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है आपका, विस्तारवाद की नीति। इनका काम, इनका कहना है कि जितना हो सके उतना आप कब्जा करो। चाइना क्या बोलता है, तो विस्तारवाद की नीति कौन कौन से देश है, चाइना है, कौन सा देश है, रशिया है, ये सारे देश जो है विस्तारवाद की नीति अपनाता है। चाइना किसको कब्जा करना चाह रहा है, भारत के अरुणाचल प्रदेश को भी कहता है कि वो उसका अपना प्रोविनेंस राज्य है। अक्साई चीन को कब्जा कर रखा है, वो उसने पाकिस्तान अपनी टेरिटरी का कुछ हिस्सा चाइना को दे रखा है। रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध किस बात को लेकर हो रहा है, इसी बात को लेकर के ना। तो पूरी दुनिया में नंबर वन पर एरिया में कौन, रसिया। उसके बाद कौन, दूसरे नंबर पर कनाडा के पास भी बहुत एरिया है ना, अमेरिका। फिर उसके बाद उसी प्रकार से आगे बढ़ोगे तो चाइना, है ना। उसी प्रकार से भारत का कौन सा नंबर पर एरिया में है, 7वें नंबर पर है। जनसंख्या में हम पहले नंबर पर हैं। दूसरा नंबर पर जनसंख्या कौन, चाइना, है कि नहीं। ब्राजील एक ऐसा देश है, ब्राजील के बारे में जानते हो ना, दोनों बराबर कर रखा है, फिफ्थ एंड फिफ्थ, यानी 5वें नंबर पर एरिया में, ठीक है, और 5वें नंबर पर पॉपुलेशन में भी, ठीक है। ये है आपका, इकोनॉमी में पीछे है, 7वें 8वें नंबर पर है। अभी भारत है 5वें नंबर पर इकोनॉमी में। पहले नंबर पर इकोनॉमी में कौन, अमेरिका। दूसरे नंबर पर चाइना। तीसरे नंबर पर जर्मनी और जापान, कभी जापान होता है कभी जर्मनी। चौथे नंबर पर क्योंकि वो पूरी कंप्लीट जर्मनी जो है ना, टेक्निकल बेस होता है, ऑटोमोबाइल का केंद्र है, हब है ऑटोमोबाइल जर्मनी के अंदर में। तो जर्मनी जो है चौथे नंबर पर, और 5वें नंबर पर, लेकिन मोदी जी ने कहा है कि 2027 में भारत 5 ट्रिलियन के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उदय शंकर आज कल आए हैं आप, हाँ, अच्छा परसों, अच्छा फर्स्ट डे, ओके। बताइए 2027 में भारत कितनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन बताओ ये इकोनॉमी सच वाला होगा या झूठ वाला, झूठ वाला इकोनॉमी होगा। दो प्रकार की इकोनॉमी होता है, आगे चल करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा मैं आपको। दो प्रकार की इकोनॉमी होती है। एक इकोनॉमी जिसको हम लोग बोलते हैं, दो प्रकार की इकोनॉमी होगा। एक इकोनॉमी जिसको बोलते हैं नॉमिनल इकोनॉमी, नॉमिनल इकोनॉमी। नॉमिनल इकोनॉमी का मतलब होता है नाम मात्र, नाम मात्र की अर्थव्यवस्था। और दूसरा इकोनॉमी होता है जिसको हम लोग बोलेंगे रियल इकोनॉमी। रियल इकोनॉमी का मतलब वास्तविक अर्थव्यवस्था। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर कुंदन जी, अब देखिए, इसको समझिएगा, बड़ा प्यार से समझिएगा।
कुंदन जी के महीने की सैलरी है, कुंदन जी मंथली सैलरी है आपकी कितनी है बताइए। हम्म ऐ, इसमें मजा नहीं आएगा। 1 लाख। कितनी? अच्छा बढ़ाना ही तो खूब बढ़ाओ है ना। चलो मान लिया कि सालाना इनकम जो है 20 लाख है। कितने लाख है? 20 लाख। हटा दीजिए इनको, ईयरली कर लीजिए। 20 लाख इनका सालाना इनकम है। 20 लाख। देखो लालच ही बढ़ गए अब। 20 लाख है तो 20 लाख में आप सुनो, टैक्स भी तो दोगे ना आप। तो टैक्स कितने प्रकार के? 2 प्रकार के टैक्स होता है। एक डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, है ना, प्रत्यक्ष कर। अब ये प्रत्यक्ष कर। दूसरा टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, 2 प्रकार के टैक्स होता है। टैक्स का हिंदी में क्या बोलते हैं? कर। टैक्स को हिंदी में कर। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष, और अनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष। और सुनो अभी इधर देखो 20 लाख में साहब, ये है साथ में इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, मुद्रा स्फीति। अब समझिए, ध्यान से समझिएगा। मान लिया कि डायरेक्ट टैक्स आपको सालाना कितना देना पड़ेगा 20 लाख पर, इस साल के स्लैब के अकॉर्डिंग कितना? 30%। तो 30% आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं। तो बताइए, और मान लिया कि आप साग सब्जी भोजन सब खाओगे पियोगे ना, तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब, डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि डायरेक्ट सरकार को आप पेमेंट करते हैं अपने इनकम पर। आपका जो आय होता है ना, उस आय का 30% आपने सरकार को दे दिया। 100 रुपया है तो 100 रुपया का 30 रुपया आपने सरकार को दे दिया, तो कितना बचा आपके पास? 70 रुपया बचा। तो चलो 70 रुपया बचा, तो 70 रुपया किस लिए बचा ये पैसा? ताकि खुद खर्चा कर सको। 30 रुपया तो वसूली भाई ले गए, गवर्नमेंट। समझ रहे हो हमारी बात को या नहीं? 30 रुपया कौन ले गया? सरकार। कट कर आपके पास कितना बचा है? 70 रुपया। अब 70 रुपया में 70 रुपया के क्या करोगे आप ही मान लिया कि साहब हैं, आप बताइए 30% कट गया तो आपके पास कितना सैलरी बचा? आपके पास 20 लाख के अकॉर्डिंग बता। हाँ, इतना पैसा है कि जोड़ ही नहीं पा रहा है आदमी 14 लाख। अब ये लो 14 लाख इनके पास बच गया, तो 14 लाख रुपया का क्या करोगे? बीवी बाल बच्चे में खर्च करोगे ना। 14 लाख रुपये में खर्च करेंगे साग सब्जी, तो मान लिया कि 4 लाख सेविंग करके रखा और 10 लाख खर्च करेंगे आप। बीबी है, बाल बच्चे हैं, शादी विवाह में वो सब चीज खरीदोगे ना बच्चे के लिए, जो भी है। तो मान लिया कि एवरेज जो है जीएसटी दोगे आप। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जीएस, जिसको गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो मान लिया कि एवरेज आप 20% टैक्स दे दिए सरकार को, एवरेज। बड़ा पाव तो नहीं खाओगे आप बाहर, तो 20% दे दिया, तो 30 इधर से दे दिए और 20, तो 20 इधर से दिए, तो बताओ 20% कट गया अब आपका। कितना का 20% कटा? 14 लाख का 20%। कितना सर? 2,80,000 में अप्रोक्सीमेटली 3 लाख कट गया। अब कितना हुआ आपके पास? 11 लाख। वेरी नाइस। अब आ जाओ आ जाओ। एक साल में मान लिया कि 10% इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, महंगाई। ठीक है, तो महंगाई जब बढ़ती है तो पैसे का मूल्य क्या हो जाता है? कम जाता है कि बढ़ जाता है? कम जाता है। महंगाई बढ़ने से पैसे का मूल्य कम हो, सोच रहे हैं कि बढ़ जाता है, नहीं कम हो जाता है। मैं बताऊंगा कैसे कम हो जाता है। पैसे बढ़ महंगाई बढ़ने से पैसा का मूल्य बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। कैसे घटेगा बताऊं? देखो पैसा है,
है। चलो, बड़ा वाला नोट निकाले या छोटा वाला? समोसा वाला कोई बात नहीं, समोसा चलेगा, ठीक है। ये छोटे वाले से काम चलाते हैं। अच्छा, बचपन के दिन याद है आप लोगों को? सब 2000 के बाद पैदा लिए या पहले? बाद में, सब 2000 के बाद में पैदा लिए। आप सर, नीरज जी, धीरज जी? अच्छा, एक पहले 1 साल और लेट कर लेते, क्या दिक्कत था? लेट से ही आप भी कहे जाते कि हम भी 2021वीं सदी में मेरा जन्म हुआ है। ये कहते ना आप कि मेरा जन्म 21वीं सदी में, अभी क्या कहना पड़ रहा है? 20वीं सदी के आदमी, मानो लगता है आदमखोर के जमाने का आदमी। 20वीं सदी के आदमी। आप सर 20वीं वाले हैं कि 21वीं वाले हैं? 20वीं वाले हैं। मैं भी 20वीं वाला हूँ। 21वीं वाले हम लोग को ना एकदम बुजुर्ग समझते हैं। ऐसा लगता है, हाँ। 21वीं सदी वाले लोग हम लोग को बुजुर्ग समझते हैं। सभी लोग बुजुर्ग समझते हैं हम लोग को 21वीं से। हाँ। तो अब बताओ कि जब वो हमारे जमाने में हुआ करते थे, हमारे जमाने में यानी कि 20वीं जमाने की बात कर रहे हैं, तो उस समोसे का प्राइस जानते हो कितना होता था? 1.5 रुपया, 1.5 रुपये का समोसा। 1 रुपया में हाँ, खाए होंगे। 1.5 रुपये का समोसा। अब समोसा का कॉस्ट, समोसा जो है मौसा बना हुआ है, 15 रुपये, 14 रुपये। अभी भी तलब जाग गई। ऐसा लगा कि बंटवा दिया जाए क्या? कोई है तब एक एक हो जाए क्या? पहले पढ़कर, ठीक है, एक एक समोसा पढ़कर शुरू करते हैं, है ना? अच्छा था कल वाला, है ना? अभी एक एक समोसा की व्यवस्था करते हैं। तो मान लिया कि, बताओ उस जमाने में इसकी वैल्यू कितनी थी? 50 रुपया में कितने समोसा? दुकान के सारी समोसा आ जाती थी 50 रुपये में। और आज 50 रुपये में कितने समोसा? मुश्किल से 3 समोसे आ रहे हैं। तो इसकी वैल्यू बढ़ी या घटी? महंगाई बढ़ने के कारण इसकी, यही आदमी है, यही गांडीव, यही धनुष, यही धनुष, यही अर्जुन, यही गांडीव। एक अर्जुन उस गांडीव से पूरी महाभारत युद्ध किया, सब लोग का संहार किया, और वही गांडीव जो है को वीर लोग जंगल में उनकी सारी पत्नियों को छीन के लेकर भाग गया। गांडीव कुछ नहीं कर पाया। तो ये बताइए, ये 50 रुपया पहले किसी जमाने में 20 समोसा खरीदता था। 20 कम ही बोल रहा हूं, ज्यादा, 25 समोसे खरीदते थे। आज यही 50 रुपया मात्र 3 समोसा खरीद रहा है। तो इसकी वैल्यू बढ़ी या घटी? घट गई ना। तो इन्फ्लेशन बढ़ने से 10% इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो जो 10 लाख रुपया बचा है उसकी वैल्यू बढ़ गई या घट गई? तो अब आपके पास कितना बच गया? 9 लाख रुपया। और कमाया कितने थे, मिला कितना था? 20 लाख रुपया। तो बताओ नॉमिनल इनकम कितना है? 20 लाख। और रियल इनकम कितना है? 9 लाख। यही है सर वास्तविकता। समझ में आया? सैलरी मिलता है, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो सैया ने कितना कमाया? 20 लाख। और डायन खा के कितना बचा? 9 लाख। तो 9 लाख रियल इकोनॉमी, और 20 लाख नाम मात्र की इकोनॉमी। नाम मात्र के सरकारी नौकरी करते हैं हमारे यहाँ, कुछ बचता है? तू देखो सब घर में सब लोग इकोनॉमी पढ़कर बैठा है। महिलाएं जो है ना घर की होती है, ज्यादा बढ़िया इकोनॉमी जानती है। ठीक है, क्लियर है? तो नॉमिनल इकोनॉमी और रियल इकोनॉमी क्लियर है कि नहीं? समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना? तो भारत की इकोनॉमी जो तीसरे नंबर पर बनेगी ना 2027 में, कौन सी इकोनॉमी होगी? तो नॉमिनल इकोनॉमी को ऐसे समझ लो। अब एग्जांपल के तौर पर मैं समझा देता हूं आपको। ऐसे पानी बोतल, मैं पूरा एक एक पॉइंट लिखवा दूंगा। लाइए पानी बोतल थोड़ा, हाँ बताओ, लड़कियों का पानी भी बड़ा शानदार होता है, बोतल अलग अलग। ये इसी किसी जमाने में ये दो सुरक्षा का भी काम करता है ना? कि ज्यादा कुछ हुआ तो फिर सर, तो कितनी दूरदृष्टि है ना? हम लोग पानी लेकर नहीं जाते, वो खाली डब्बा मिला
बेंच पर रखा हुआ उसी को भर के लाए और पिया और फिर वहीं पर पूरा तत्व विभाग के लिए रख दिया। अब देखिए ये कितने का, इसमें भी देखिए इसमें भी ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है ना, अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो ये कितने का बॉटल होगा ये? 50-40 सेल में, वो भी अब सोचो सेल में नहीं होता तो 50-100 रुपए का होता, अब 100 रुपये का। अब मान लिया कि समझ लीजिए कि जब शुरुआती दौर में 2 साल पहले इस बोतल का दाम कितना है, 20 रुपया। 2 साल पहले बोतल का दाम और अभी बोतल का दाम 100 रुपया। तो बताओ, मान लिया कि एक बोतल की इकोनॉमी है, एक बोतल की इकोनॉमी है, तो एक बोतल अगर हमने बनाया तो 20 रुपया, तो अभी भारत की इकोनॉमी कितनी है? ऐसे समझो, नॉमिनल और रियल, नॉमिनल और रियल। तो रियल जो है, आपने एक बोतल बनाया 20 रुपए का, तो भारत की इकोनॉमी कितना? 20 रुपया एक बोतल। ये लिखो बोतल और ये रुपया। अब नॉमिनल में क्या हुआ, अगला 2 साल बाद यही बोतल है, कितने रुपए में मिल रहा है? 50 रुपया में। तो इसकी इकोनॉमी कितनी हो गई? 50 रुपया। लेकिन अगर यही में हमने 5 बोतल बना दिया तो इसकी इकोनॉमी कितनी हो गई? 100 रुपया। अब ये अगला साल यही बोतल कितने का मिल रहा है? 100 रुपए का। तो कितनी इकोनॉमी हो गई? तो बताओ क्या बढ़ रहा है, पहला नॉमिनल वाला में क्या बढ़ रहा है? प्राइस बढ़ रहा है। नॉमिनल इकोनॉमी में क्या बढ़ रहा है? महंगाई बढ़ रहा है। सिर्फ एक बोतल पहले मिलता था 20 रुपए का, पहले कितने का मिला था? 20 का। अब कितने का मिल रहा है? 50 का। अब कितने का मिल रहा है? लेकिन याद रखना, अगर हम बोतल की संख्या बढ़ा दिया 2 साल बाद, 30 रुपए के हिसाब से बोतल की संख्या 10 बना दिए, तो इकोनॉमी कितनी हो गई? 300। तो याद रखना, जब देश में प्रोडक्शन बढ़ता है ना, देश में क्या बनता है, तो वो कहता है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रियल इकोनॉमी बढ़ेगी, और सिर्फ प्राइस बढ़ेगा तो नॉमिनल इकोनॉमी बढ़ती है। क्लियर है? यस और नो? तो नॉमिनल इकोनॉमी बढ़ रहा है या रियल इकोनॉमी? क्योंकि सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। क्लियर और नॉट? समझ गए? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रियल इकोनॉमी, और यहां पर जो होगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन दोनों बढ़ेगा। बिल्कुल 25 रुपए से 30 रुपए हो गया, लेकिन 20 से 30, लेकिन यहां पर कम रेट में बढ़ा ना। अगर प्राइस रेट एक लिमिट में बढ़ेगा तो उसको इकोनॉमी ग्रोथ कहते हैं, और अनलिमिटेड बढ़ेगा तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। आगे चलकर है ना। तो अभी बताओ क्या क्या इस देश में बढ़ रहा है? टैक्स बढ़ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो क्या बढ़ गया? नॉमिनल इकोनॉमी। तो 9 लाख रियल हो गया आपका। रियल इनकम कितना? सालाना 9 लाख, और नाम मात्र का 20 लाख। हाँ, तो जीडीपी तो दो प्रकार के जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तो वास्तविक रूप से रियल जीडीपी की वैल्यू मानी जाती है, नॉमिनल की नहीं। इन्फ्लेशन, महंगाई, महंगाई। मैं आपको बता देता हूं यहां पर ऐसे कि जब आप रियल जीडीपी में जब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे ना, महंगाई को एडजस्ट करेंगे, तो वो बन जाता है नॉमिनल जीडीपी। क्या बन जाता है? नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी जो होता है, इसका मेजरमेंट किया जाता है करंट प्राइस पर। किस पर किया जाता है? करंट प्राइस। करंट प्राइस का मतलब अभी कौन सा प्राइस चल रहा है, अभी अभी कौन सा है? करंट ईयर पर जाला है। करंट ईयर कितना है? 2025 से। और जो रियल जीडीपी होता है ना, वो बेस आधार वर्ष, आधार वर्ष का मतलब 2011-12 बेस प्राइस पर माना जाता है, बेस ईयर। तो ये रियल जीडीपी के लिए कौन सा ईयर? बेस ईयर। और नॉमिनल जीडीपी के लिए कौन सा ईयर?
करंट ईयर का मतलब अभी 25 और बेस ईयर का मतलब 2011 और 12। क्लियर? यहां से यहां शिफ्ट करने में ज्यादातर हमने प्राइस बढ़ाया है। हाँ, हालांकि प्रोडक्शन भी हुआ, लेकिन उस रेट से अगर प्रोडक्शन हो तो देश का जीडीपी, रियल जीडीपी बढ़ेगा। 11-12 को माना जाता है क्योंकि 11-12 से कितना प्रतिशत इन्फ्लेशन बढ़ा है, सरकार बदलती है ना, या उससे उस बेसिस पर, उसके आधार पर माना जाता है। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। अभी 2016-17 को बनाने की बात चल रही कि 2016 और 17 को क्या बनाया जाए, बेस ईयर। अब हम आपको बता रहे थे, यहाँ बता रहे थे, देखो आप लोग फ्लो फ्लो में कहाँ पहुंचा दिया, इसको बोलते हैं डीपनेस का। ठीक है, तो अभी हम यहीं पर थे। तो हर देश का इकोनॉमी अलग अलग। भारत की इकोनॉमी रसिया की, पाकिस्तान की है ही नहीं, है ही नहीं, अमेरिका की, लेकिन पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स एक। इकोनॉमिक्स क्या है? फिलॉसफी है, सोशल साइंस है ना। अब जैसे ऐसा समझो, न्यूटन्स लॉ सेम है, लेकिन न्यूटन्स लॉ पर बनाया गया डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स क्या है, अलग अलग है कि नहीं? तो ये वाला है एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, और ये वाला है साइंस। साइंस का ही एप्लीकेशन इंजीनियरिंग है ना। जहाज पर बैठे हो आप लोग, उड़े हैं, तो वो कौन सा साइंस के नियमों पर काम करता है? साइंस ही के नियम पर काम करता है कि नहीं करता है? हेलीकॉप्टर साइंस के ही नियम पर काम करता है, रॉकेट साइंस के नियम पर काम करता है। रॉकेट कौन से लॉ? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी, जैसे अच्छा ये बताओ, हर जीवन में, मनुष्य के जीवन में भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ लगता है। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी को गाली दो, देखो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, ज्यादा ही मिल जाएगा, है ना। आप किसी को एक थप्पड़ मारकर देखो, गांधी जी न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फेल करना चाह रहे थे कि एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल बढ़ा दो, नहीं। अभी गांधी जी के नियम कोई नहीं मानता है, मानता है क्या? एक थप्पड़ मारोगे भाला निकाल लेगा वो, तलवार निकालेगा, है कि नहीं? और बिहार में तो और भी, बिहार में तो अलग ही लेवल का है। मैं पिछले क्लास में पढ़ाता था, कहा किसी ने कि सर आपको बालू घाट में दफना दिया जाएगा और आपको पता नहीं चले। मैंने बोला कि ये भी होता है क्या? अगर आपने कहा कि बालू को रोकने गए, आप बालू माफिया को रोकने गए कि नहीं, सोन के लिए ये सही बात, इन्वायरमेंट सही नहीं है, ये गलत है, वाटर कंजर्वेशन हो रहा है, को करना जरूरी है। मतलब जिस तरीके से बिहार में जो दशाएं चल रही है, बालू माफिया और इस तरीके का, तो जिसके कारण से आसपास का वातावरण पूरी तरीके से क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। अगर आप नदियों से एक लिमिट से ज्यादा बालू निकालोगे तो वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, और दूसरी बात क्या होगा कि वाटर लेवल तो नीचे जाएगा ही, साथ साथ में वाटर पूरी तरीके से पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो उसको बचाना है तो आपको सैंड को क्या करना होगा, माइनिंग कम करना होगा, और बिहार की इकोनॉमी सैंड माइनिंग से ही चल रही है। तो अगर मैं इकोनॉमिस्ट होने के नाते अगर गया रोकने, तो फिर हम धरती के अंदर रोक रहे होंगे। जेसीबी चला देगा वो है ना। गोली की बात, गोली की जरूरत क्यों, गोली बर्बाद करेगा वो। हम्म क्रस कौन से बीपीएससी में क्वालिफाई हुआ था? क्विज पेपर में इंटरव्यू, इसका मतलब इसीलिए ऑनेस्ट बिहार में नहीं बना।
लिमिट्स है यहाँ। दूसरा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक महिलाएं इकोनॉमिक होती है, इकोनॉमिक महिलाएं होती है। महिला आपसे दोस्ती तभी करेंगी जब आप में मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इकोनॉमी का मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट। कुंदन जी आप तो बीपीएससी कर रहे हैं इसीलिए। हाँ देखो मैंने बोला ना, एक्सपीरियंस, मैक्सिमम बेनिफिट। अगर आप में मैक्सिमम बेनिफिट नहीं है ना तो आपके आसपास, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इकोनॉमी पर फोकस, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अर्न करो। और अर्न करने के लिए किसकी जरूरत है? पैसे की जरूरत नहीं होती है। अपने दिमाग लूसी बनाओ, इसको लूसी की तरह। लूसी मूवी देखा है ना? अपने दिमाग को यूज करो। एडम स्मिथ साहब ने क्या कहा था? इंक्वायरी इन द नेचर टू कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। बोला ना, सर्च कर। अब बताओ, वो लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड ने कुंभ मेला में वो गया था, और कुंभ मेला में जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि तुम जाओ मेरे लिए कुछ ये लेकर के आओ, तो बोला कहाँ? कुंभ मेला में जाओ, और जाने के बाद तुम एडम स्मिथ के डेफिनेशन यूज करो वहां। वो गया पेड़ के नीचे सोच रहा था, नीम के नीचे, नीम के वृक्ष के नीचे। और वृक्ष के नीचे सोचने के बाद उसको तभी इसको याद आया कि कुंभ मेला में लोग भूख प्यास से लोग जाएंगे, खाना खाएंगे, और खाना खाने से पहले हमारी भारतीय सभ्यता में दातुन करने का बड़ा क्रेज है कि नहीं? दातुन। और सब लोग ब्रश और कोलगेट तो नहीं ले जाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए? उसने क्या किया? इंक्वायरी किया नेचर में कि ये सारा दातुन जो है इकोनॉमी का कारण बनेगा। उसने दातुन काटा और 10-10 रुपए बेचा। अब वो उसके पास अच्छा खासा पैसा, वो लखपति है वो। हाँ वो लखपति है, उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए आ गया सर, वो भी बिना नॉमिनल नहीं, रियल इकोनॉमी। सोचा कि नहीं? गर्लफ्रेंड को बार बार धन्यवाद दे रहा है। हाँ आइडिया तो लड़की इकोनॉमिस्ट आइडिया दी उसने। अगर सच में उसके जीवन, कहते हैं ना कि लड़के जो है बदल जाते हैं शादी के बाद, तो शादी के बाद निठल्ले थे घूमने के लिए मिलता, कहीं पर भी चले गए। अब बीबी आती है, बीबी उनको इकोनॉमिस्ट बनाती है, उसको एकदम हाउस होल्ड मैनेजमेंट करना सिखाती है। उसको कहती है कि अब लोगों को लगता है कि बीबी कंट्रोल कर रही है। बीबी कंट्रोल नहीं कर रही है, तुमको रियल जेन्युइन आदमी बना रही है तेरे को। एक और, हाँ, महिलाएं जीवन में होना बहुत जरूरी है। महिला ना हो तो पुरुष घुमंतु भोटियो हो जाए, कहीं पर गांजा पी के फूक के पड़ा हुआ है, कोई उसका कोई नहीं, वो छुट्टा सांड की तरह होगा। होते ना वो सांड जिसका कोई नहीं हो। महिलाएं उनको क्या करती है? शेप देती है, उनको सही डायरेक्शन देती है। कम से कम पुरुष जस्ट ट्राई टू डू समथिंग फॉर द वीमेन, और उसके कारण से पुरुष बेहतर। हाँ कुछ महिला जो है उसको राजा से कंकाल भी बना देती है उसमें भी कोई दो राय, लेकिन वहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो दो तरीके की महिलाएं हैं। एक है कि सोने की मुर्गी, सोने की जो अंडा देने वाली मुर्गी को सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी है कि ताकि रोज सोने के अंडा दे। और एक कुछ लालची टू मच है कि मुर्गी को ही काट दिया कि सारी अंडा निकल जाए। तो उनसे बच के रहना है ना, उनसे नहीं। पर किसने कहा है कि महिलाएं गलत होती हैं? सही होती है महिलाएं, है ना। पर गलत कब होती है? जब आपका जीवन में, हाँ मैं ये बोलूंगा कि बीपीएससी की जब तक तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उस दौरान में पहले से भूतपूर्व है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बैलेंस संतुलित करें, बीच में ना लाएं, क्योंकि संबंध को मजबूत करने में वक्त लगता है। फिर बाबू सोना रोना रोना ये सब करोगे तो यूपीएससी बीपीएससी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का मतलब, अब मैं मान लिया कि मेरी कंपनी है, कुंदन जी आप इन्वेस्टर है, आपके पास 20 लाख आ गया है आप चाहते हैं कि 10 लाख का डबल मुनाफा चाहते हैं, तो आप चाहते हो कि 22 दिन में पैसा डबल हो जाए, 22 दिनों के अंदर में।
पैसे डबल। आपने मेरे पे इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूछोगे ना मुझसे कि साहब कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा मुझे। अगर मैंने कहा कि 1%, तो शायद आपका इंटरेस्ट ना होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको 50% इंटरेस्ट मिलेगा, तुरंत इंटरेस्ट ले लें। कैसे करोगे भाई? मैक्सिमम। तो इकोनॉमी का मतलब होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। और जहां मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होगा वहां पर, तो ये इकोनॉमी जो है मॉनिटरी वैल्यू के लिए होता है। मॉनिटरी यानी कि मौद्रिक, पैसे से संबंधित चीजों के लिए होता है। ठीक है, पैसे से संबंधित चीजों के लिए। हमारे लिए स्पेशल बना के रखा है, चिंता मत करो। नोट्स, ठीक है, हिंदी वाला, हाँ दोनों के लिए तैयार है ये, एक वाली चीजों पर। तो चीजों को सिर्फ समझना है, ओके। और ये वाला इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब, मैं जा रहा था दिल्ली से मुंबई फ्लाइट से, ठीक है, दिल्ली से, तो दिल्ली से मुंबई का जो किराया फ्लाइट का था 5,000 था। हमारे साथ उस दिन अंबानी जी भी जा रहे थे, मैं अंबानी जी के साथ गया था फ्लाइट में, अंबानी जी के साथ। पर लगता होगा कि अंबानी जी मेरे बगल में बैठने लायक, आप समझ रहे हो ना। अब ऐसा हो सकता, अब उनका अपना पर्सनल फ्लाइट है, चार्टर है सब, ये कर, मान लिया कि कोई बड़ा पर्सनालिटी मेरे साथ जा रहे हैं, तो उनके लिए उनका फ्लाइट का कॉस्ट जो है ना 35,000 है, और मेरे वाला फ्लाइट का कॉस्ट कितना, 5,000। दोनों को कहां जाना है, और दोनों मुंबई पहुंचेंगे भी, लेकिन ये पहुंचे कितने रुपए में, 35,000 में, और ये पहुंचे, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। और ये वाला बिजनेस का क्लास कहा जाता है। इकोनॉमिक क्लास और बिजनेस क्लास होता है ना, तो इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि जब आप अपने संसाधन को वाइज और इफिशिएंट यूज करना, वाइज एंड इफिशिएंट यूज करना का मतलब बुद्धिमानी से खर्च करना ही किफायती कहलाता है। बुद्धिमानी से ही खर्च, आप देखो मैं 5,000 में पहुंच गया, वो 35,000, कितना का बचत हो गया, 30,000 का बचत। तो हमारा संसाधन का बचत हुआ कि नहीं, तो इसको बोलते हैं किफायती, इसको बोलेंगे किफायती। ये क्या था, अर्थशास्त्र, और ये क्या हुआ, अर्थव्यवस्था, और ये क्या है, आर्थिक, और ये किफायती। टर्म पहले सीखा था आप लोगों ने। मुझे पता है इकोनॉमिक्स, जो चीजें इकोनॉमिक्स में वो क्या समझने में आपको दिक्कत हो रही, लेकिन ये शानदार चीज है, इसको समझो, तुम्हारी जीवन की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। नहीं तो वो क्या, बिहार राज्य की इकोनॉमी पीछे क्यों है, यहाँ से फैकल्टी आ जाए, 4 कहानी मुंह पर मारे आप लोगों को, मजा आ गया, है ना। लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। एग्जाम क्लियर करना या मजा आना है, बोलोगे मजा आना है, बताइए, एग्जाम क्लियर करना या मजा आना, एग्जाम क्लियर करना है, मजा आएगा, टेंशन मत लो, दोनों चीजें होगी। आज 20 लाख लेके मानोगे क्या, पूछ लीजिए, हम तुम बता। हाँ, कमोडिटी का मतलब मनी से संबंधित, पैसे से संबंधित। देखो वो इकोनॉमिक्स जो है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, वो भी इकोनॉमिक्स है। दुनिया में सब कुछ इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के बिना कोई भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते हो। रिश्ते नाते सब इकोनॉमिक्स है, प्रेमी प्रेमिका सब कुछ इकोनॉमिक्स है। आप बोलो इकोनॉमिक्स का उदाहरण मैं दे दूंगा, किसमें भी इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के बिना लाइफ नहीं जिया जा सकता। आप क्यों पढ़ रहे हैं बताइए, पैसे के लिए, पढ़ने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है,
मोटा पैसा, पैसा नहीं मोटा पैसा, हाँ ये होना, पैसा नहीं मोटा पैसा। बीपीएससी क्यों, बीपीएससी में जाओगे ना चैम्बर मिलेगा छोटा सा शुरुआती में, अगर आप एसडीएम बन गए तो ठीक ठाक आपका एकदम बढ़िया सब कुछ, और वही बीपीएससी पास करके एक छोटा सा चैम्बर भी मिलेगा ऊपर घूमता है, हाँ ये वाले, और तो पंखा घुमाने के लिए बटन की जरूरत नहीं पड़ती, डंडा की जरूरत पड़ती है कि नहीं, देखा है कि नहीं, कभी किया है कि नहीं कंडेंसर, पिछले बार कंडेंसर तब लगाया था जब सिंधु घाटी की खुदाई हुई थी, है ना, इस तरीके का। पर ठीक है, जॉब तो है ना सिक्योर एकदम, उस वक्त आपके पास चैटिंग करने के लिए ज्यादा टाइम होंगे, कोई मक्खी नहीं आएगा आसपास कुछ दिनों तक, बाद में फिर आपको दौड़ाया जाएगा, आपके पास वक्त नहीं होंगे, बंधुआ मजदूरी महसूस होगा, कलर की नौकरी वाली फीलिंग आती है। लेकिन हाँ वो वाला में घूमने वाला में एसडीएम बनोगे, उस डीवाईएसपी बनोगे, डीएसपी जिसको बोलते हैं, और भी चीजें पढ़ेंगे जहाँ पर पैसा हो, ऐसे जगह पोस्टिंग मत लो। जब आप डिफरेंस डालेंगे मेंस एग्जाम में सोच समझ कर डालना, 2-4 जॉब तो डालना ही मत, सोच समझ कर। एक हमारे मित्र हैं, मित्र हैं परम मित्र, सिद्धार्थ राजा, तो मेरे को फोन किया उन्होंने, कहा कि रोहित ईश्वर से प्रार्थना करो कि हमारी पोस्टिंग बिहार में ना आए। हमने बोला कि हम मंत्रालय को पैसा दिए, मेरा पोस्टिंग नहीं आया, तो बोला कि पोस्टिंग बिहार में आ गया तो मैं यूपीएससी छोड़ दूंगा, सिंपल सी बात है ना। क्यों भाई, उसने रहा वहाँ पर सारा चीज़ें, बोला क्यों आएगा, हम आपके यहाँ क्लास दिवाने यहाँ पर बुलाएंगे उनको, है नहीं, वो भी आएंगे देख, तो हमारी रोज इस पर बातें होती है, बहस होती है, एक दिन तुम आओगे, पूरी लोग यहाँ आएंगे बिहार में, एवरीवन आएगा, है ना, आप आएंगे क्या, रहेंगे यहीं पर। जब मैं छोड़कर भाग गया था यहाँ से कुछ दिन पहले, ठीक है, फिर लौट करके आया कि नहीं इसको ठीक करना है, आपको जैसे भी हो ठीक करना, आई हैव टू बी करेक्ट इसको, या तो हम ही को ठीक कर दो कि फिर लौट कर कभी ना हम आए, दोनों चीजें, ठीक है, ये सब चीजें हो गया। अब ये पढ़ लिया था आपने, अगला कल सब चीजों, अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ, अब इकोनॉमिक्स पढ़ा था ना, तो अब समझो कि ये है इकोनॉमिक्स, अभी तक सब अलग अलग पढ़े, इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, अर्थ, अब ये जो अर्थशास्त्र है ना, विद्वानों ने कहा कि इस अर्थशास्त्र के फादर किसको माने गए, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, हाँ फादर ऑफ मॉडर्न, देखो मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, एडम, यानी कि इनको कहा जाता है अर्थशास्त्र के जनक, कौन है, एडम स्मिथ। उन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम 1776 में लिखा, वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब लिखा, वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब लिखा उन्होंने, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी में उसको सब पार्ट माना जाता है, अलग अलग उसमें था, हाँ। अब इन लोगों ने फादर ऑफ नेशन एडम स्मिथ साहब वेल्थ ऑफ द नेशन नामक किताब लिखा, जिसमें कहा इंक्वायरी ऑफ नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ, डिफाइन किया इसको, डिफाइन क्या किया, इंक्वायरी इन नेचर, है ना, एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, ये कहा उन्होंने डिफाइन में।
तो विद्वानों ने कहा कि भाई सब कुछ इकोनॉमिक्स है तो पढ़ना टफ नहीं होगा क्या? पढ़ना टफ होगा। तो लोगों ने क्या किया, रैगनर साहब हुआ करते थे, रैगनर साहब ने इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट। एक बन गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको इसको आई फॉर आई याद रखना। और दूसरा का हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सूक्ष्म, सूक्ष्म अर्थ शास्त्र, व्यवस्था नहीं शास्त्र। अभी व्यवस्था भी हमने शुरू नहीं किया, अभी अर्थशास्त्र पर हम बात कर रहे हैं। और जो मैक्रो है इसको हम लोगों ने क्या कहा? व्यापक कहा, व्यापक अर्थशास्त्र या समिष्ट, या समिष्ट अर्थशास्त्र कहा, समिष्ट अर्थशास्त्र। तो यहां पर ए और यहां पर आई। अब दोनों में अंतर क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र और दूसरा व्यापक अर्थशास्त्र, दोनों में अंतर क्या है? तो ये जो आई है ना, आई फॉर होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत, इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत। और ए का मतलब होता है एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब एवरेज, एवरेज ना, एवरेज, एवरेज का मतलब औसतन, औसतन। ठीक है, अब आप समझना, बहुत अलग अलग दोनों के बीच के डिफरेंस को बता रहा हूं मैं आपको। माइक्रो और मैक्रो के बीच के अंतर को समझिए। माइक्रो यानी कि इंडिविजुअल यूनिट, जैसे उदाहरण के तौर पर कुंदन जी, कुंदन जी का है, जाहिर सी बात है। कुंदन जी कितना हो रहा है डेली? एक दो क्या हुआ मिलना आप? नहीं तो हम टाइम टेबल आपका बनाएंगे, ठीक है। अब कुंदन जी मान लिया कि पढ़ाई करने लगे कितना? अच्छा 12 घंटे, 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 10 घंटे, ठीक है। अब समझो, कुंदन नामक व्यक्ति पर हम सर्च करेंगे, ये है कुंदन। अब ये कुंदन जो है कितने घंटे पढ़ाई करता है? डेली मॉक कितना लगाता है? डेली एक मॉक लगाता है, डेली मॉक में 100 क्वेश्चंस डेली करता है, 100 क्वेश्चंस। डेली आंसर राइटिंग करता है, आंसर राइटिंग करता है डेली। और क्या करते हैं भाई? रिवीजन करते हैं, और क्या करते हैं? ये सब, हाँ, तो ये करते हैं। अब इनके 100 में से मार्क्स आ रहा है 80 से 90 मार्क्स आ रहा है, आंसर राइटिंग बहुत परफेक्ट लिख रहे हैं। तो क्या पता चला कि कुंदन जो है सिंसियरिटी, यानी इनका बीपीएससी में सिलेक्शन के चांसेस क्या है? 100% है। तो कुंदन कौन? एक व्यक्ति। कुंदन कौन है? इंडिविजुअल है। लेकिन अब इस क्लास की चर्चा करते हैं कि 10:30 AM से लेकर के 12:30 AM वाले की बैच के बच्चे जो हैं, 90% बच्चे जो है सिंसियर हैं, 90% बच्चे वो मॉक टेस्ट लगाते हैं प्रॉपर तरीके से, रोज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर डेलिंग, आंसर राइटिंग करते हैं, और सबका परफॉर्मेंस शानदार है। तो हो सकता है 90% बच्चे जो इस बार सेलेक्ट हो जाए, है ना। तो ये किस बेसिस पर बोला मैंने? एग्रीगेट के बेसिस पर। तो ये वाला माइक्रो और ये वाला मैक्रो। माइक्रो हमेशा इंडिविजुअल की बात करता है कि नहीं? और मैक्रो किसकी बात करता है? एग्रीगेट ओवरऑल की बात करता है। इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई हो तो माइक्रो, और एग्रीगेट डिमांड सप्लाई हो तो
मैक्रो। सूक्ष्म का मतलब, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब व्यक्तिगत, और व्यापक अर्थशास्त्र का मतलब ओवरऑल, औसतन। तो आप बताइए कि आई, तभी मैंने आपको सिखाया आई फॉर इंडिविजुअल और ए फॉर एग्रीगेट, एवरेज। एग्जाम्पल, एक गरीब, एक माइक्रो या मैक्रो, एक गरीब आदमी, गरीब आदमी माइक्रो हो गया मैक्रो, गरीब आदमी माइक्रो, गरीब, पुअर, बेचारा, माइक्रो। अब गरीबी मैक्रो, गरीबी का मतलब क्या होगा, सबर, अब किसी एक व्यक्ति को हो जा रहा है, हम लोग क्या बोलते हैं, बेचारा गरीब। गरीब बोले तो माइक्रो, और गरीबी बोले तो मैक्रो। सब्जी का मूल्य बढ़ा है, प्याज का मूल्य में वृद्धि हुई है, तो सिर्फ प्याज की बात हो रही है तो माइक्रो। और पूरा सब्जी का मूल्य में वृद्धि हो गया तो मैक्रो। एक बेरोजगार माइक्रो, और बेरोजगारी, तो बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो, पॉवर्टी इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो, है कि नहीं। उसी प्रकार से इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ, महंगाई का मतलब क्या, सब चीज में महंगाई बढ़ रही, इसका मतलब सब कुछ के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया, माइक्रो या मैक्रो, मैक्रो हो गया। और मान लिया किसी पर्टिकुलर सब्जी का नाम बढ़ रहा है तो माइक्रो। जहां पर भी पर्टिकुलर लगे या इंडिविजुअल लगे तो क्या होगा, माइक्रो, और यहां मैक्रो। क्लियर है, यस। खराब हो ऑनलाइन लेते लेते किसी दिन मेरे नाम के सॉफ्टवेयर बन जाएंगे, है ना। मतलब वक्त नहीं है साहब, वक्त। अभी एक बैच खत्म करके फिर दोबारा, कम से कम पता है 8 क्लासेस, 11 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, 11 घंटे। और किसको टाइम, अब मेरे को फिर से पुणे के चाणक्य आईएएस बुला रहा था, और चाणक्य आईएएस को बोला कि तुम यहीं से सैटेलाइट से क्लास लो, तो हमने स्टूडियो को सैटेलाइट फिट करवाया है। अब जो है हमारा बड़ा सा वो रहता है, आईपीएल देखे हो आप लोग, बड़ा सा स्क्रीन में, तो क्लासरूम में बड़ा स्क्रीन लगाए गए हैं, उसी पर क्लास होगा, बच्चे क्लासरूम में बैठेंगे, डायरेक्ट बच्चे प्रश्न पूछेंगे, हम उत्तर देंगे, उनकी आवाज मेरे पास आएगा, हम पॉइंट आउट करेंगे उस पर। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिया, समझ रहे हो, तो वो टेक्नोलॉजी। ठीक है, 4 प्रोजेक्ट तो डाली है। अब समझो, माइक्रो मैक्रो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो यही मैक्रो में इंडिविजुअल, और तो देखो एक सिंगल कंज्यूमर की बात हो तो माइक्रो, इकोनॉमिक एज ए होल की बात करें तो मैक्रो। तो इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, इंडिविजुअल आपका लिख सकते हो तो लिखो, लिखना है। हाँ, माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस लिखवा देता हूँ मेन। लिखने की आदत डाल लो, 72 पेज लिखना है मेंस में। मेंस का पेपर देखा इस बार, 70। लिखिए, इसी में लिखो, अच्छा इसी में देख, इससे लिखो फिर तो। देखो लिखवा देता हूँ, लिखिए, माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमी में लिखिए, माइक्रो इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स,
माइक्रो इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी में हिंदी में आप लोग लिखोगे तो हिंदी में भी लिखवा दूंगा मैं, दोनों चीजें, पहले हिंदी पहले इंग्लिश लिख लो, उसके बाद हिंदी लिखवा देते हैं, ठीक है। लिखिए, पहला लिखिए, सबसे पहले हम लोग ये लिखो पहले पॉइंट में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडीज individual units of the economy, studies individual units of the economy, individual units of the economy, like consumers, like consumers, farms or markets, farms like consumers, CON, like consumers, farms, FIRMS, farms and market। हिंदी में भी लिखना है ना। यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म, यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म और बाजारों के व्यवहार का अध्ययन करती है, बाजारों के व्यवहार का अध्ययन करती है, यानी कि ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ब्रैकेट में ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ब्रैकेट में ओवरऑल इकोनॉमिक, सॉरी ओवरऑल बोला क्या मैंने, माइक्रो में नहीं, माइक्रो में ओवरऑल नहीं, हाँ इंडिविजुअल ना, तो सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल्स इकोनॉमी की बात करती है, इंडिविजुअल्स इकोनॉमी की बात करती है। एग्जांपल लिखिए, इंडिविजुअल्स इकोनॉमी यानी व्यक्तिगत अर्थशास्त्र। एग्जांपल लिखिए माइक्रो का एग्जांपल, डिमांड एंड सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, मांग और आपूर्ति, मांग और आपूर्ति। प्राइस डिटर्मिनेशंस, हिंदी में उसको मूल्य निर्धारण कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मूल्य निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशंस, मूल्य निर्धारण। कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उत्पादन और लागत, ये सब आएगा बीपीएससी में, डायरेक्ट पूछता है, उस वक्त नहीं लिख पाओगे इंडिविजुअल। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उत्पादन और लागत, बाजार संरचनाएं, मार्केट स्ट्रक्चर, बाजार संरचनाएं, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। इलास्टिसिटी, लोच, लोच यानी इलास्टिसिटी, देखो इलास्टिसिटी, लोच, ठीक है। ये सारे किसका एग्जाम्पल मैंने बताया, माइक्रो का, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का ये उदाहरण था, ठीक है। अब हम किस पर बात करेंगे, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या कहता है, हाउ डज एन इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स अफेक्ट द, सिंपल सी बात है, कैसे प्राइस अफेक्ट करता है, इंडिविजुअल की बात करता है माइक्रो। अब मैक्रो की बात करते हैं, मैक्रो लिखो, स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल, स्टडी इकोनॉमी एज अ, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको,
हिंदी में कहेंगे कि यह अर्थशास्त्र को समग्र रूप में देखता है, यह अर्थशास्त्र को समग्र रूप में देखता है और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर, हिंदी में लिखिए, यह अर्थव्यवस्था को समग्र रूप में देखता है, यह अर्थव्यवस्था को समग्र रूप में देखता है और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। एग्जाम्पल में लिखो, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल, FISCAL, FISCAL, फिस्कल, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन, विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन, विदेशी भुगतान, विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड या फॉरेन ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सारा आता है क्वेश्चन और किसी को नहीं पता लगा, ये इससे बाहर नहीं आएगा आपको माइक्रो और मैक्रो में। अब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे, मैं यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा इससे। ठीक है, क्लियर है आपको? अब आपसे पूछ रहा हूं, मोबाइल की कीमत बढ़ने से उसकी मांग घटती है, ये माइक्रो इकोनॉमी है या मैक्रो इकोनॉमी? बढ़ने से मांग घटती है, उसकी मांग घटती है, माइक्रो इकोनॉमी या मैक्रो? माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी नीचे से ऊपर जाता है और मैक्रो इकोनॉमी ऊपर से नीचे आएगा, है ना? यानी कि एक बॉटम अप और दूसरा, दोनों को डिफरेंस करके दिखा दूं क्या अलग अलग ऐसे जैसे है? बोलिए, करवा सकते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा, देश का जीडीपी बढ़ रहा है, माइक्रो और मैक्रो? मैक्रो। नेशनल इनकम, माइक्रो और मैक्रो? मैक्रो। पर कैपिटा इनकम, माइक्रो और मैक्रो? माइक्रो। प्रति व्यक्ति का, मैक्रो। प्रति व्यक्ति इनकम एवरेज निकाला है ना, तो माइक्रो और मैक्रो? रोजगार, रोजगार नीति, माइक्रो और मैक्रो? मैक्रो। क्लियर, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन सब लोग सॉल्व कर दोगे आप। मैं पूछूंगा तनु से। तनु, बताइए, फॉर द नेशनल पॉइंट्स ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द माइक्रो इकोनॉमी? क्या कह रहा है? माइक्रो अप्रोच के बारे में। माइक्रो अप्रोच यानी कि सूक्ष्म, सूक्ष्म। तो इन्फ्लेशन इंडिया, भारत में महंगाई। दूसरा, स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ मोबाइल फोन बाय बीएसएनएल, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग वीमेन, पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। तनु,
अमॉन्ग वीमेन। कुंदन जी। पी। डी। पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। नेशनल पॉइंट्स ऑफ व्यूज की बात करते हैं। माइक्रो अप्रोच, यानी माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी कि पर्टिकुलर। तो ये बताओ पर्टिकुलर सेलिंग पॉइंट्स किसकी हो रही है, किस कंपनी की? अगर टेलीकम्युनिकेशन होता तो इट्स पार्ट ऑफ मैक्रो, लेकिन बीएसएनएल के द्वारा मोबाइल फोन की सेलिंग स्टडी, तो बीएसएनएल क्या है, वो कंपनी तो एक पर्टिकुलर कंपनी हुआ ना। अब ये कह रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग वीमेन, तो महिलाओं में बेरोजगारी, तो कौन सी महिला? पूरी महिला। महिला का मतलब एक महिला की बात हो रही है क्या? एक महिला होता तो सीता होती, गीता होती, पपीता होती, है कि नहीं, रीता होती, एक महिला की बात होता। लेकिन पूरी महिला को क्या बोलते हैं? महिला जाति, पुरुष। अब बताओ, मान लिया कि किसी क्लासरूम में कुछ जगह पर पति पत्नी में कुछ बोल रहे होते हैं या कुछ कहीं पर, और बोल रहा होता है कि महिला जाति तो ऐसी होती है, तो बगल वाला अपने आप एक्शन ले लेती है। क्यों ले लेती है? उसको तो नहीं कहा, लेकिन उसको बुरा क्यों लगा भाई? क्योंकि पूरी महिला जाति का संबोधन समूहवाचक रिप्रेजेंटेशन में किसी पुरुष को महिला बोल रही थी कि मर्द जात ऐसा ही होता है। अब दूसरा वाला मर्द जात जो है एक्शन ले रहा है, कैसा क्या कर दिया ऐसा हमने, आपको थोड़ी बोल रहा हूं। तो बोलता है कि पूरी मर्द जात की बात हो रही है ना। तो ये बताओ क्या, तो महिला अमोंग महिला, तो ये माइक्रो और मैक्रो, मैक्रो हो गया। पूरा मर्द जाति, माइक्रो और मैक्रो, मैक्रो। लेकिन अगर एक होते मोदी जी तो माइक्रो, नीतीश कुमार माइक्रो। आप समझ लीजिए। तो बीएसएनएल कौन सा कंपनी है? एक ही कंपनी है ना, तो इसीलिए ट्रिक वाला क्वेश्चन है कि नहीं? करेक्ट आंसर। ये आपका मेंस में क्वेश्चन आता है। अब देखो, अब ये पूरी कहानी है, फिलॉसफी है, लेकिन ये आप सबको नहीं पढ़ना है ना। आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक एक लाइन के डेफिनेशन लिख सकते हो, अगर लिखवा दूं तो बोलो। लिखवा दे। क्लासिकल इकोनॉमिक्स और ये सब सिंपल सिंपल जो है, क्योंकि ये आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स डायरेक्ट इतना नहीं पूछेगा आपको, हाँ ऑप्शनल अगर लोगे ना तो ये पूछेगा। अच्छा, अच्छा, ज्ञान चलो ठीक है, ज्ञान बढ़ाते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करते हैं कि दरअसल क्या था क्लासिकल इकोनॉमी। पूरी गहराई में ज्ञान बढ़ाएंगे सर। वैगनर, रैगनर, रैगनर, RAGNER, रैगनर, फ्रेंच रैगनर। हाँ, रैगनर। और अब आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये सारे इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे। हम्म 33 की बात है, 30 से नहीं, 1934 में। हाँ, ज्यादा दिन की बात नहीं है। ये कब हुआ था? जब बाई ये तब हुआ था जब आपको रिसेशन आ गया था, डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, बताओ समोसा खाओगे? पढ़ेंगे? हाँ, नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। एक मिनट।
करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? कोयला खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोयला जो है अब समाप्त हो रहा है। तो कोयला जब खत्म हो रहा है तो कोयला की जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं? सोलर पावर नहीं, कोयला खत्म हो रहा है तो हम लोग सोलर पावर की तरफ जा रहे हैं, विंड पावर की तरफ जा रहे हैं, विंड एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो हमने चॉइसेस बनाया ना, हम लोगों ने क्या बनाया? चॉइसेस। तो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ सिंपल सी, इकोनॉमिक्स का नाम है समस्या का समाधान, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, पढ़ा था कि नहीं? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ये नहीं कि वे, इकोनॉमिक्स वो तरीका नहीं है जिससे जरूरतों को ही समाप्त किया जाए, यानी कि प्रॉब्लम्स, यानी कि गरीब खत्म नहीं करना है, गरीबी को खत्म नहीं करना है, गरीब को ही खत्म कर दे। ये तीसरा वाला ऑप्शन किसको खत्म कर रहा है? गरीब को। और ये किसको खत्म कर रहा है? गरीबी को। तीसरा वाला अच्छा है गरीब को ही, संजय गांधी वाले, है कि नहीं? ये पढ़ो, अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम? व्हाट डू प्लम्बर्स अर्न मोर देन जैनिटर्स? द रीजन फॉर द इंक्रीज इन एवरेज प्राइसेस, whether the army should buy a more tanks or more missiles, the reasons for the increase in the price of orange juice. करेक्ट आंसर क्या होगा? सबको लग रहा है ये क्या होना चाहिए? देख लो ना क्वेश्चंस, तरीका देखो, यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं। एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई कॉन्सेप्ट ना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। द रीजन फॉर द इंक्रीज इन एवरेज प्राइसेस। इस बार पेपर दिया था, इस बार पेपर आया भी नहीं था प्रीलिम्स में, पर इस बार बीपीएससी का इतनी बेइज्जती हुई है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगला साल पेपर यूपीएससी लेवल का बनाएगा। सिक्सटी नाइन यूपीएससी का ही पेपर था। अभी अभी जो अभी पेपर जीएस बीपीएससी का जो मेंस पेपर है ना, यूपीएससी के मेंस से भी टफ था। यूपीएससी के जो मेंस होते हैं पेपर, उससे भी टफ था कुंदन जी, वो समुंदर है। ठीक है, यूपीएससी मेंस से भी टफ था, तो इसीलिए अब जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपको आते हैं ना, तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। आप लोग ना क्या स्पीडी लगाने के चक्कर में, एक एक वाला फॉर्मेट में लगाने के चक्कर में ओरिजिनलिटी भूल जाते हैं, है ना? 100% वाला। बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रो इकोनॉमी? आई the reason why average price are falling, the reason Kathy is buying less orange juice, the reason why overall employment may fall, the impact of government budget deficit on inflation. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमी की बात हो रही है। बताइए कुंदन जी। नहीं, आप बस रीड करो ध्यान से 2 बार, अगर समझ में ना आए तो मिनिमम 2 बार रीड करना। ए, जयशंकर। नहीं समझे?
नहीं, तुम नहीं समझे। आई का मतलब इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। अब ये ऑप्शन में देखो कि कौन सा ऑप्शन व्यक्तिगत बात कर रहा है। रीजन वाई एवरेज प्राइस आर फॉलिंग, तो एवरेज मतलब हो गया ओवरऑल। द रीजन, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है कैथी, कैथी इज बाइंग लेस ऑरेंज जूस, लेस ऑरेंज जूस। द रीजन वाई ओवरऑल इंप्लॉयमेंट में फॉल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये भी, इंप्लॉयमेंट क्या होता है, ओवरऑल इंप्लॉयमेंट मैक्रो, बजट डेफिसिट क्या है मैक्रो, तो इंडिविजुअल यही हुआ ना, क्या थी, क्लियर है कि नहीं। देखो देखने में टफ है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम एकदम, समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन, माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस। तो माइक्रो बताइए, माइक्रो पढ़ो, माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस। डी पक्का ना। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी डिसीजन टू इंडिविजुअल फार्म, और मैक्रो इकोनॉमी इंटायर। सर पेशेंस के साथ पढ़ना होगा, और पेशेंस के साथ पढ़ना अगर आ गया ना तो आप आंसर कर दोगे, है ना। ये भी आएगा 70 में, आया है ऑप्शनल में, आया है ये, सेम क्वेश्चंस ऑप्शनल में पूछा है, ये भी पूछा है ऑप्शनल में, सेम क्वेश्चन बीपीएससी ने इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल में। पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है, दिखा दूंगा मैं आपको। केनेसियंस इकोनॉमी पर्टिकुलर फोकस, अब ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा कीनीज के बारे में, जेम्स कीनीज, जॉन मनियार्ड कीनीज, और इन्होंने जनरल थ्योरी, तो आप माइक्रो मैक्रो लिखा था ना, हाँ, जॉन मनियार्ड कीनीज की बात हो रही है। लिखो एक पॉइंट लिखो आप लोग, माइक्रो वाला पॉइंट लिखो। माइक्रो में लिखे, उसी माइक्रो में पहले वाला में ही लिख लो, ऐड कर दो, नेशनल इनकम, हाँ, कंपनी बैलेंस, ज्यादातर नेशनल इनकम इसका होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर इसका डी कह रहा है, डी है, लेकिन प्राइमरली फोकस, हाँ, तो इसलिए नेशनल इनकम, है ना। ये यही से बीपीएससी क्या करती है, आपको फंसाती है, ये लिख दी दे दिया, सब लोगों ने ये मार दिया, लेकिन करेक्ट आंसर समझे, पढ़े थे ना। लिखिए माइक्रो वाला में, लिखिए माइक्रो इकोनॉमी इट्स ऑल्सो कॉल्ड, माइक्रो इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी, प्राइस थ्योरी, प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, इंप्लॉयमेंट थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमी के ऑल्सो कॉल्ड इंप्लॉयमेंट और इनकम थ्योरी। मैक्रो, मैक्रो में इंप्लॉयमेंट और एंड इनकम थ्योरी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसके द्वारा लिखा गया है, तो एक पॉइंट और लिखे नीचे,
जे एम केनीज, जे एम केनीज, जे एम केनीज ऐसे करके, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी is a famous book written by J.M. Keynes. The general theory of employment, interest and money is a famous book written by J.M. Keynes. जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी जे एम कीनीज के द्वारा लिखा गया है, नामक किताब जे एम कीनीज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? जेम किसके द्वारा लिखा गया है? कीनीज के द्वारा लिखा है। और वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया है? एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलॉसफी के बारे में पढ़ लो, इकोनॉमी के फिलॉसफी। तो ऑप्शनल अगर लोगे गलती से बीपीएससी में तो आपको सारा लड़ जाएगा इसी नोट से, इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी। 40 नंबर आपको ऐसे ही आ जाएंगे। इकोनॉमिक्स का नोट्स पढ़ो, 40 मार्क्स मिल जाएंगे ऑप्शनल में। नहीं आएगा तो मेरे पास मिलना। 40 क्या, मैं 90 नंबर की गारंटी ले रहा हूं। क्वालिफाइंग है, 40 मार्क्स हैं। क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, देखिए एक लेकर के आता हूं मैं इकोनॉमिक्स का। अब देखो, ये पेपर है बीपीएससी का, इकोनॉमिक्स का पेपर है, ऑप्शनल है। अब देखो, जो अभी तक जितना पढ़ाया है, ऑब्जेक्टिव ही होता है, अभी तक जितना पढ़ाया, ठीक है, इसी में से आप सॉल्व कर दोगे। कितने क्वेश्चन में? 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा, 100 नंबर का होता है और 40 नंबर लेकर आना है। कौन? जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। हम्म, हाँ, बहुत आसान पेपर आता है, पर ये लेते बहुत लोग कम ने, ज्यादातर लोग ले लेते हैं वो क्या नाम है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। हिस्ट्री जैसे लेते हैं फंस जाते हैं। हाँ, हिंदी भी लेते हैं। मैं तो इसको 20 मिनट में सॉल्व कर। 5 ईयर प्लान पूछ रहा है कि इनमें से पहला 5 ईयर प्लान कौन कौन सा है। अब ईयर दिया हुआ है 1951 से 56, 1956 से 61, और 1961 से 67, और 1980 से 85। पहला पंचवर्षीय योजना क्या है? तो पहली पंचवर्षीय 1951 से 56। ग्रीन रिवॉल्यूशन इनमें से किसे कहा जाता है? येलो रिवॉल्यूशन इनमें से, येलो रिवॉल्यूशन क्या है? तो मस्टर्ड है ना। ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम है ना। 5 वर्षीय पंचवर्षीय योजना से 5 क्वेश्चन पूछा है, एक एक लाइन का वो भी। हाँ,
अब देखो ना क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल्स नीड्स वांट्स एंड बिहेवियर। हिंदी में कहता है कि कौन एक व्यक्ति की आवश्यकताओं, जरूरतों और व्यवहार पर सबसे बुनियादी प्रभावकों में से एक है। विकल्प है, समझ गए क्या क्वेश्चन? कौन एक व्यक्ति की आवश्यकताओं, जरूरतों और व्यवहार पर सबसे बुनियादी प्रभावों में से एक है। ऑप्शन संस्कृति, उत्पादक, ब्रांड या मूल्य। भाई आप जाते हो मॉल मॉल में ना, तो आप कोई चीज खरीदना चाहते हो तो क्या देखकर खरीदते हो, क्या देख के नहीं खरीदते? प्राइस। तो इकोनॉमी में प्राइस जो है चेंज करता है उसे। कहता है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला पहला प्राइस स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एक्सचेंज रेट या इंप्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि मूल्य स्थिरता, वृद्धि, विनिमय दर या रोजगार का सृजन। आरबीआई का काम क्या है? मूल्य को स्थिर रखना ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, बस। इनमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है? माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट है। अब माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट है, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया इसने। राष्ट्रीय आय की लेखा पद्धति क्या होती है? राष्ट्रीय आय की लेखा पद्धति क्या होती है? आय दृष्टिकोण, व्यय दृष्टिकोण, मूल्यवर्धित दृष्टिकोण या इनमें से सभी? इनकम इसमें से क्या ऐड होता है? इनकम इसमें मिल जाएगा तुमको तुरंत थोड़ी देर में। नेशनल इनकम, अकाउंटिंग मेथड ऑफ नेशनल इनकम, इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू और ऑल, ऑल तीनों होता है। रेपो रेट, इसमें से रेपो रेट किससे संबंधित है? रेपो रेट इसमें से किससे संबंधित है? डिप्रेशन से, प्रोस्पेरिटी से, रिकवरी से या इन्फ्लेशन से? इन्फ्लेशन से। पंचवर्षीय योजना कहां से लिया गया है? जापान से, इंग्लैंड से, रसिया से या अमेरिका से? रसिया से। पूछ रहा है कि किसानों के इनकम को स्टेबलाइज जब क्रॉप्स फेल हो जाते हैं, फसल खराब होने के समय में, फसल खराब होने के समय में किसानों की आय स्थिर रहती है किसके द्वारा? म्यूचुअल फंड के द्वारा, आय बीमा के द्वारा, बफर स्टॉक के द्वारा या फसल बीमा योजना के द्वारा? किसके द्वारा? फसल बीमा योजना के द्वारा। 4 क्वेश्चन तो गलत दिया है इसमें। 4 क्वेश्चन गलत, एक क्वेश्चन गलत है। मेजर ऑफ करेक्टिंग एक्सेस डिमांड, यानी कि एक्सेस डिमांड को, अतिरिक्त मांग को ठीक करने का उपाय क्या है? यानी डिमांड मार्केट में ज्यादा है तो उसको रोकने का उपाय क्या है? पहला पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना, यानी कि लोक व्यय को बढ़ाना, सरकारी कर्ज में बढ़ोतरी, करों में कमी या हीनार्थ प्रबंधन यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब ये गलत है। ये सारे जो है डिमांड को बढ़ाता है। एक था आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग, कर्ज लेके खर्चा करना। ये था पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना, यानी सरकार का पैसा खर्च होना। हाँ,
सरकार योजना लेकर के आती है और नए नए योजना के माध्यम से जनता के पास पैसा जाएगा, तो जनता के पास पैसा जाएगा तो डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वही सब चारों है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? फ्लड कंट्रोल से, इरिगेशन प्रोजेक्ट से, मिल्क प्रोडक्शन से, या डैम प्रोजेक्ट से? मिल्क प्रोडक्शन। फ्लड ऑपरेशन किससे है? मिल्क से। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे भी रिलेटेड है? मिल्क से ही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है? डीबीटी। वेलफेयर प्रोग्राम के द्वारा जो पैसे के ट्रांसफर करना, बैंकों के थ्रू रेमिटेंस, कैश डिस्काउंट, जाहिर सी बात है वेलफेयर प्रोग्राम का पैसे। सबसे ज्यादा कौन सा राज्य फर्टिलाइजर का यूज करता है? फर्टिलाइजर का मतलब उर्वरक। पंजाब, यूपी, बिहार और हरियाणा। पंजाब सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो आप पूर्वी चंपारण से हैं या पश्चिमी? आप, हाँ, मेहसी ईस्टर्न चंपारण किसके लिए फेमस है? मेहसी पेपर इंडस्ट्री के लिए, शुगर मिल के लिए, सिल्क इंडस्ट्री के लिए, बटन। मेहसी पेपर इंडस्ट्री के लिए, जंगल है ना वहां पर। बताओ। तो ये इस तरीके से अगर क्वेश्चंस होगा इसमें, इस लड़के का इसमें 70 आराम से लिखिए। क्लासिकल इकोनॉमिक्स पर अब चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व भी कर लो। क्या होगा करेक्ट आंसर? सिंपल सी बात, डी है ना, डी। इकोनॉमिक्स का काम क्या है? व्हेन इकोनॉमिक्स स्टडी करता है मार्केट के प्राइस को, मेन गोल को फिगर आउट करता है, वाई प्राइस क्यों बढ़ रहा है, कैसे कम होगा, ये सही सब सारी है कि नहीं। आगे तो ये सब पढ़ेंगे वाला। पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स वाला लिखो, हेडिंग लिखो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स लिखिए। ये स्कूल ऑफ थॉट है, विचारधारा है। ये सब विद्वानों ने अपना अपना विचारधारा दिया, तो ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो लिख सकते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स इज ऑफन कंसीडर द फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इट वाज डेवलप्ड बाय, हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्लासिकल अर्थशास्त्र की एक प्रमुख विचारधारा है, एक विचारधारा है जो आधुनिक अर्थशास्त्र का आधार माना जाता है, जो आधुनिक अर्थशास्त्र का आधार माना जाता है।
Adam Smith. It was developed by Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Thomas Malthus. हाँ ऐड करते जाओ, और भी लिखवा देता हूँ आपने। थॉमस मैल्थस, MALTHUS, मैल्थस, जॉन स्टुअर्ट मिल, हाँ मैल्थस प्रमुख विचारक थे। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, थॉमस मैल्थस, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सारे कौन थे? क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या है? फाउंडेशन है किसका? मॉडर्न इकोनॉमिक्स का। तो ये क्या कहता है? ये कहता है इट इज बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑफ फ्री मार्केट्स, हाउ द इंडिविजुअल हैंड्स एंड मार्केट मैकेनिज्म्स कैन। अब इसको समझा देता हूं, बता देता हूं। ये कहता है ना कि मार्केट में सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सरकार क्या करती है? जानबूझ के मनी को, पैसे को, प्राइस को, जैसे सरकार बोल दी कि ये फोन तुमको 1000 रुपया में ही बेचना है, तो आप 1000 से ज्यादा में आप फोन ही बेच नहीं सकते हो, सिंपल सी बात है। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो ये 10,000 में भी बिकेगा, 20,000 में बिकेगा, लेकिन सरकार ने क्या लगा दिया है? पाबंदी लगा दिया। और सरकार ने अगर पाबंदी लगा दिया तो जाहिर सी बातें हैं। तो ये कहता है कि सरकार को पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है, मार्केट को क्या रखना है? फ्री रखना है। अगर ये 10,000 में बिक रहा है तो 10,000 में बेचो, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाओ। इसी को इकोनॉमी कहते हैं। ऑपरेशन ऑफ फ्री मार्केट कहा जाता है। क्या है ये? फ्री मार्केट है। तो क्लासिकल इकोनॉमी सजेस्ट करता है कि इकोनॉमिक्स वर्क मोस्ट इफिशिएंटली व्हेन गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मिनिमल। इकोनॉमिक्स जो है ज्यादा, हिंदी में लिखो इसको अगर लिख सकते हो, हिंदी में या इंग्लिश में, किस में लिखेंगे? दोनों में लिखिए। क्लासिकल अर्थशास्त्र मानता है कि बाजार में आदर्श प्रतिस्पर्धा होती है जिसमें सभी को आदर्श प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। क्लासिकल अर्थशास्त्र मानते हैं कि बाजार में आदर्श प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशंस होती है जिसमें सभी को समान अवसर मिलता है। अवसर समान अवसर मिलता है। ठीक है। एक पॉइंट लिखिए कि महामंदी के बाद क्लासिकल विचारधारा की आलोचना हुई थी। महामंदी के बाद, महामंदी कब हुआ था? 1929 में, 28-29 में। महामंदी के बाद क्लासिकल विचारधारा की आलोचना हुई, क्योंकि उस समय बाजार अपने आप संतुलन स्थापित नहीं कर सका।
इसके बाद जॉन मेनियार्ड कीन्स, इसके बाद जॉन मेनियार्ड कीन्स ने कीनीसियन अर्थशास्त्र की नींव डाली। कीनीसियंस, इसके बाद जॉन मेनियार्ड कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, क पर न और आधा न और स, कीन्स, JM कीन्स ने कीनीसियन अर्थशास्त्र की नींव डाली, अर्थशास्त्र का नींव डाली। परफेक्ट कॉम्पिटिशन जरूरी है ना, अगर परफेक्ट कंपटीशन ना होगा तो क्या होगा, क्या होगा? मोनोपोली आ जाएगा, एक ही आदमी बाजार पर राज करेगा, अंबानी, अडानी, है कि नहीं? ये सारे आपका कीनीसियंस। देखिए मेन फीचर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मेन फीचर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मेन फीचर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमी यानी कि मुख्य विशेषताएं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के मुख्य विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के मुख्य विशेषताएं, मेन फीचर्स ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मेन फीचर्स ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। पहला, सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट, स्वतः संतुलन, पहला स्वतः संतुलन, सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट, सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट यानी बाजार में किसी का इंटरफेयर नहीं होता, बाजार अपने आप चल रहा होता है। किस बेसिस पर? डिमांड और सप्लाई पर। जितना ज्यादा डिमांड उतना ही ज्यादा सप्लाई, डिमांड कम हुआ तो सप्लाई कम हुआ। परफेक्ट कंपटीशन होता है। दूसरा परफेक्ट कंपटीशन, आदर्श प्रतिस्पर्धा, आदर्श प्रतिस्पर्धा। तीसरा, सरकार की सीमित भूमिका, लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की सीमित भूमिका, लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट, लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट। एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की धारणा, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? इस फुल एम्प्लॉयमेंट, इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट होता है कि बाजार अपने आप काम करता है, जितना ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा सप्लाई, डिमांड कम तो पूरा डिमांड। ये बताओ कि मान लिया कि अभी आपको प्यास लगी हुई है ना, मान लिया कि आपको प्यास लगी हुई, ओके ठीक है, ये कितने रुपए का? 20 रुपए का। कितने का? 20 रुपए का। और प्यास सबको लगी हुई है, एक ही बॉटल है, तो क्या लगता है 20 रुपए में बिकेगा ये? कितना में बिकेगा? जो मैक्सिमम इसको देगा 100 रुपया, 200 रुपया। आप समझ रहे हमारी बात? तो ये फुल पोटेंशियल में काम कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं फ्री मार्केट। तो क्या बोलते हैं? फ्री मार्केट। क्लियर है? समझ में आया? 1929 के बाद, तो 1928-29 में क्या 1947 में आजादी। इंडिया के अंदर में, इंडिया की जो इकोनॉमी है मिक्स इकोनॉमी है। हाँ, इंडिया तो 47 के बाद सोशलिस्ट, एक नए प्रकार की अर्थव्यवस्था शुरू हुआ। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये है, यानी कि जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनका विचार को लोगों ने माना। जैसे गांधी का विचार हुआ, तो गांधी का विचार क्या था? नॉन वायलेंस, अहिंसा, है कि नहीं? तो इनका विचार क्या था एडम स्मिथ का? कि तुम मार्केट को डिस्टर्ब
मत करो, मार्केट को मत रोको कि इतना ही डिमांड इतना प्राइस होगा। प्राइस मार्केट पर छोड़ दो, जितना डिमांड उतना प्राइस। लेकिन 1929 में जब महामंदी आया तो केनी, जॉन मेनियार्ड केनीज ने कहा कि भैया आपने तो कहा था कि सेल्फ रेगुलेटिंग हो, तो देखो कितना बड़ा महामंदी आ गया। सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए, सरकार को लॉ एंड ऑर्डर में इंटरफेयर करना चाहिए, सरकार को जो है ये देखना चाहिए कि कोई गलत तरीके से, सरकार को ये देखना चाहिए कहीं मोनोपोली का अधिकार तो नहीं हो रहा है। ये सारा पॉइंट, तो ये सेकेंड पॉइंट में इस चीजों पर चर्चा होती है आपका। ये देखो क्या होगा बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ फ्री इकोनॉमी? प्राइस आर रेगुलेटेड, प्राइस आर पार्सली रेगुलेटेड, या प्राइस आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, या कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई? करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस और नो? है ना? ठीक है, ये तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, ये बड़े बड़े जितने भी देश हैं